बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कई बात आपके साथ, आज का जो मेरा मौजू है वो तो पाकिस्तानी करप्शन कर रहा है कि पाकिस्तान के जो अंदर जो इदारे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे, करप्शन ने एक अपना जो है गढ़ बना रखा है उनको, और एक ऐसा नासूर उनके अंदर दाखिल कर दिया गया है कि पाकिस्तानी इदारों के मुलाजमीनों से ज़्यादा हम लोगों को पड़ी होती है कि जाकर थोड़े से पैसे दें और अपना काम करवा के तो घर वापस आ जाएं। आज मैं ऐसे दो लोगों का जिक्र करूंगा जिनको लोगों ने एक तो अपना फ़कीर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं तो मोहम्मद का फ़कीर हूँ, तो मैं तुम्हारा फ़कीर कैसे बन सकता हूँ। और तमाम लवाजमात जो पाकिस्तानी लोगों ने उनको देने चाहिए रिश्वत के तौर पर और करप्शन के नाम पर, उसको उन्होंने ठोकर मार दी। और एक दूसरे शख्स हैं जिनको ये दिखाया गया कि शान और शौकत की ज़िंदगी कैसी होती है। आप शान और शौकत की ज़िंदगी में आ जाएं और करप्शन के ज़रिए ही आप शान और शौकत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उन्होंने भी शान और शौकत की जो ज़िंदगी थी, शान को तो ठोकर लगा दी, लेकिन अपनी जो शौकत थी उसको बचा लिया। इन दो लोगों पे बात करनी है। और तीसरे जो दोस्त हैं वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सिकंदर उनका नाम है। मैं उनके महकमे का नाम तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो कहाँ पे ड्यूटी करते हैं या किस ओहदे पर फायदे हैं इसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। उन्होंने मेरे साथ एक आइडिया शो किया कि लियाकत भाई, अगर करप्शन को ख़त्म किया जाए इस तरीके से तो करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो सकती है। और बड़ा ही खूबसूरत आइडिया, मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत आइडिया जो कि मुझे पसंद आया, और इस पे मैं आज ज़रूर इंशाल्लाह बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हालिया कशीदगी जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुई है उसमें पाकिस्तान ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपने साफ़ारती जो ताल्लुकात थे उनको मुनक़ता किया, और पाकिस्तान ये सोचता था कि ईरान जो है इसकी मज़म्मत करेगा और वो दानिस्ता तौर पर अपनी गलती की कोताही मानते हुए माज़रत करेगा। लेकिन जब ईरान ने 24 घंटे के अंदर किसी तरह की भी अपनी कोताही या माज़रत मानने से इनकार किया, तो फिर पाकिस्तान ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और 5 से 6 मिसाइल जो हमले थे उन्होंने उन दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए, और ईरान ने इस बात की तस्दीक की, ये जो लोग मारे गए हैं, 12-14 लोग मारे गए हैं, इनका किसी का भी ईरान के साथ ताल्लुक़ नहीं। तो मैं इसके लिए पाकिस्तानी एजेंसियों, पाकिस्तानी फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि किस तरह उन्होंने टारगेट करके दहशतगर्दों को निशाना बनाया, और किसी भी बेकसूर शहरी जो है वो इसकी ज़द में आने से महफूज रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ईरान ने हमला किया उसमें पाकिस्तान के 2 बच्चे शहीद कर दिए और 3 बच्चियों को शदीद ज़ख्मी किया। तो मैं तो ये अभी तक समझता हूँ कि ईरान को चाहिए उस पर अपनी जो है वो मज़म्मत भी पेश करे, और उसको अपनी गलती तस्लीम करते हुए और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ करे। पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ उसने कर लिया। उसने कहा कि जितने भी लोग मारे गए हैं तमाम गैर मुल्की थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता है कि ये गैर मुल्की आपके अंदर रहकर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी कर रहे हैं और आप उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान हमारा एक बरादर मुल्क है, और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान अपने वजूद में आया और पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद हैसियत से जब दुनिया में मुमलिकत के सामने आया, तो सबसे पहले ईरान ने ही पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। 1965 और 71 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उसको साथ साथ उसको अपने हालिया जो हालात हैं उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, हालिया बयानात पर नज़र रखनी चाहिए। अगर ईरान क्या किसी जनरल को सीरिया के अंदर इसराइल टारगेट करता है, तो उसका मतलब यही नहीं कि आप उसकी सरजमीन को टारगेट करें। आपने इन चंद दिनों के अंदर शाम, सीरिया और इराक के अंदर हमले किए, और फिर जब उधर से कोई जवाब ना आया तो फिर आपने पाकिस्तान को भी टारगेट किया। कि अब पाकिस्तान को चाहिए था कि आपका बदला लेता। आपने अपना बदला खुद लेना है, और अगर इस बदले का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों पर हमला शुरू कर दें, तो आने वाले वक्त में आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया में 2 से 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए बयानात देते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, मैं समझता हूँ। और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का उस वक़्त भारतीय सरज़मीन पर लैंड करना और 7 घंटे और 8 घंटे के अंदर अंदर ईरान का पाकिस्तान पर हमला करना, ये एक भारतीय साजिश है। इसे यही कहते हैं कि मैं तेरे नाल निबड़ तो नहीं सकता, पर किसी के मोढियां ते रख के मैं ज़रूर चलावांगा। लेकिन उसका भी भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने और रिटेलिएट किया है। और आइंदा भी पाकिस्तान रिटेलिएट के बारे में सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये भारत के साथ साथ उन तमाम लोगों को और तमाम जो मुल्क हैं उनको सोच समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है, और वो हक जो है वो बजाने में, और वो अपने हक का दिफा जो है वो करता रहेगा।
मैं जिन 2 लोगों की बात कर रहा था, एक का नाम तो सूफी फ़कीर मोहम्मद है और दूसरे जो हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा। और ये पाकिस्तान के 3 बड़े महकमे जिनका करप्शन में सबसे ज़्यादा नाम है, और इन्हीं 3 महकमों से 3 लोग मैंने मुंतखब किए हैं। पाकिस्तान पुलिस का जो है वो करप्शन में बहुत बड़ा नाम आता है, एफआईए का बहुत बड़ा नाम आता है, और तीसरे नंबर पे वापडा नाम आता है। ये टॉप 10 के 3 बड़े इदारे हैं जिनमें पाकिस्तानी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती है। यहीं से चंद एक दोस्त हैं हमारे सिकंदर भाई, उन्होंने मुझे एक आइडिया पेश किया। वो जो आइडिया वो बिल्कुल मैं एंड पे बात करूंगा कि कितना खूबसूरत आइडिया, अगर उस पर रहकर पाकिस्तानी इदारे काम करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसको बड़ी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, और जो पाकिस्तानी ऑफिसर हैं उन पर एक शदीद दबाव भी होगा। तो इस पे बात करने से पहले सूफी फ़कीर मोहम्मद जो कि एफआईए के एडमिन ऑफिसर थे, मैं उनके बारे में ज़िक्र ज़रूर करूँगा। बारिश बुज़ुर्ग थे, इतनी सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी कि जो गाड़ी उनको लेने आती थी पिकअप ड्रॉप के लिए, जो कि उनकी मलकियत थी, जितनी देर वो अपने एडमिन के दफ्तर में मौजूद थे और एफआई की ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन वो गाड़ी सुबह उनको छोड़ के वापस दफ्तर बंद कर दी जाती। और ऐसी ऐसी करप्शन की दास्तानें उनके सामने रखी गई, ऐसे ऐसे करोड़ों रुपए की ऑफर्स उनको की गई कि आप हमारा जो है वो एहतसाब ना करें, हमारे जो मामलात हैं, जैसे कि ये जो एडमिन ऑफिसर होते हैं इनकी असल ड्यूटी होती है कि अपने महकमे के अंदर जो करप्शन होती है उसको बेनकाब करना। लेकिन उन्होंने इन लोगों की फ़कीरी तस्लीम करने की बजाय उनको ये कहा कि मैं तो मोहम्मद का फ़कीर हूँ, मेरा तो नाम ही सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद है, तो मैं करप्शन कैसे कर सकता हूँ। और आज भी आप यकीन करें कि उनके दुनिया के जाने के बाद आज भी उनके बच्चे उसी 3 से 4 मरले के मकान में 4 बच्चे रह रहे हैं, जिसमें शायद उनका गुज़ारा नामुमकिन हो, लेकिन उन्होंने उन बच्चों के हालात उन पर छोड़े और अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ते हुए वो अल्लाह के हज़ूर पेश हो गए। तो ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। जब ऐसे ऑफ़िसर ड्यूटियाँ देंगे, ऐसे ऑफ़िसर ईमानदारी के साथ इस मुल्क के और मुआशरे की में अपनी खिदमात पेश करेंगे, तो करप्शन का जो नासूर है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वापडा के एक ऑफ़िसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको भी जब इन्होंने हमारा मुआशरा यानी कि हम जैसे लोगों ने जब ये समझा कि सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद को तो हम फ़कीर नहीं बना सके, तो चलिए इन्हें शान और शौकत की जो ज़िंदगी है उसकी जानिब राग़िब करें, लेकिन उन्होंने भी शान की ज़िंदगी को ठोकर मारी और अपनी शौकत को सलामत रखा। ये भी एक वापडा के एडमिन ऑफिसर थे और उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ, और मैं देखता हूँ कि इस वक़्त वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और बड़ी ही शानदार ज़िंदगी और बेहतरीन ज़िंदगी ईमानदाराना, और जैसे नज़र आता है कि सादा इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। मैं तो देखता हूँ कि लाइनमैन जो होता है उसके पास गाड़ियों के ढेर होते हैं, कम से कम एक गाड़ी उसने अपने घर बच्चों को लेकर दी होती है। पुलिस में ऐसे-ऐसे सिपाही हैं, छोटे-छोटे सिपाही हैं जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है, अगर उनके पास अपने ज़राए हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने बनाई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसमें करप्शन का पैसा इन्वॉल्व है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान पुलिस के महकमे में वो हमारे दोस्त हैं सिकंदर साहब, तो एक दिन बैठे-बैठे उन्होंने कहा कि यार अगर इस तरह किया जाए कि जैसे पाकिस्तान में जब भी कोई सियासतदान सियासत के लिए आता है, एमपीए या एमएनए के लिए कागज़ात जमा करवाता है, तो अपने असासे ज़ाहिर करता है कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये रकबा है। ये इसी तरह जब छोटे मुलाज़मीन या कोई भी मुलाज़िम जब बात आता है तो वो कहता है कि ना मेरे पास तो 2 मरले का घर है और ये एक साइकिल है मेरे पास। उसके बाद जब वो 10वें स्केल पर जाता है तो उस वक़्त तक वो कम से कम को 5-7 कनाल की जो राज़ी है लाहौर शहर के अंदर वो बना चुका होता है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पूरे पाकिस्तान का मामला है। अगर 10वें से 12वें स्केल तक जाते हुए उसके दोबारा से असासे चेक किए जाएँ तो एक नुमाया फ़र्क आएगा। और जब वो बंदा 22वें या 21वें ग्रेड में जाता है तो उसके आप असासे चेक करें तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी। वो बंदा जो 2 मरले के घर और इस साइकिल का मालिक था, इस महकमे में आने के बाद वो करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बना चुका होता है। तो लियाकत भाई, अगर हमारे असासे भी इसी तरह चेक किए जाएँ तो एक चेक एंड बैलेंस बनेगा, और हम लोगों पर भी को ये बिल्कुल अपना एक ख़्याल होगा कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है। तो इसमें हमें बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम एहतियात का दामन छोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, हमारे मुआशरे में हमारी इज़्ज़त जो है वो दाँव पर लग जाएगी। और अभी अगर हमने अपनी इज़्ज़त, मुआशरे और मुल्क को बचाना है तो करप्शन को रोकना होगा। और ये वाक़यातन एक शानदार आइडिया है कि पहले दिन जब एक बंदा नौकरी पर खड़ा होता है, उसके साँसें जो हैं चेक किए जाएँ। दोबारा जब वो 12वें से 13वें स्केल पर जाता है उसके दोबारा साँसें चेक की जाएँ, और रिटायरमेंट से पहले हर हाल में उसकी दोबारा साँसें लिए जाएँ।
تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی اور اس کے پاس یہ جواب ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیکل کا مالک، ایک 2 مرلے کا مالک اس وقت بیریا ٹاؤن والی سٹی میں 2 کنال کے گھر میں بیٹھا ہے، اور اس طرح کے کتنی پلاٹس اور کتنے گھروں کا وہ مالک ہے، کتنی گاڑیوں کا وہ مالک ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا تو کچھ جو تبدیلیاں اداروں کے اندر آنی چاہیے، اور یہ جو اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں، بالخصوص ان کے جو وزراء ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جو حکومت ہے وہ اس طرح کے بل پیش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے کرپشن کا بازار جو گرم ہے اس کو بالکل کم کیا جا سکتا ہے، اور کافی حد تک وہ نیچے بھی آ جائے گا۔ تو میں ان تینوں محکموں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں، وابڈا، ایف آئی اے اور پاکستان پولیس، اور انہی 3 لوگوں کا میں نے انتخاب بھی کیا ہے کہ انہی کے لوگوں کے اندر دیکھیں کس طرح ایماندار لوگ موجود ہیں، اور خود انہوں نے یہ آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے آئیڈیاز پر کام کیا جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ہمارے ادارے ترقی کر سکتے ہیں، پاکستان کا ہر شہری محفوظ رہ سکتا ہے، اور پاکستانی شہریوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے کام کروانے جاتے ہیں تو ہم اپنی فائلوں کو ریڈی لگانے کی بجائے، اگر ایک سے دوسرے ٹیبل پر ہمیں جانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم بھی جلدی میں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام جلدی ہو جائیں۔ جب آپ جلدی کریں گے تو پھر آپ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ کرپشن کی جائے، تو پھر وہ کرپشن کرتے بھی ہیں۔ اس میں کوئی بھی بندہ ہو، کسی کا بھی مان ڈول سکتا ہے، تو اس پہ ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی گمراہ کرنے میں اس کا شاید اتنا کردار نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے معاشرے کا کردار ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد، اور اس کرپشن کے جو نسور ہے اس کو ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کو پھر ترقی کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔